सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। और जेएसआर की अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आपके पास एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो है मेरे नोट्स। तो अगर अब तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं इंस्टीट्यूट आके तो आप नोट्स ले लो। अगर आप चाहते हो कि हम आपको कुरियर करें तो मैं आपको कुरियर करवा दूंगा। नोट्स सामने होंगे तो पढ़ाई करने का आनंद आएगा, मज़ा आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको काउंसलिंग क्लास में, हाउ टू स्टडी क्लास में समझाया था, अपने पास कम से कम 2 पेन आप लेके चलो, एक रेड पेन और एक ब्लू पेन। ब्लू पेन से आप आंसर लिखो, रेड पेन से आप इंपॉर्टेंट नोट को अंडरलाइन करो। बुकलेट आपके पास है, प्रभु बैठे हैं हमारे, प्रभु को नमस्कार। नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज द बुकलेट ऑफ सॉलिड स्टेट और ये है आपका पहला पेज बुकलेट का। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चैप्टर मैं शुरू करता हूं तो पहले मैं ये समझा देता हूं कि उस चैप्टर की प्रोफाइल क्या रही है बोर्ड में। ये हमारा सिलेबस है इस साल का बोर्ड का। एंड पिछले 10 सालों में अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सॉलिड स्टेट में एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है जो डेंसिटी से आता है। इसके अलावा थ्योरी है इसके अंदर। एक बात मैं और आपको समझा दूं, ये आप देख सकते हो जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पिछले साल जब 30% सिलेबस कम हुआ था सॉलिड स्टेट का तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कट कर दिया गया था। इस साल का अभी जो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाला है उसके मुताबिक लास्ट ईयर का जो सिलेबस था वो वापस ऐड कर दिया गया है जो डिलीट हुआ था। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर से इस साल के लिए आपको पढ़ने के लिए ऐड कर दी गई है, जो नोट्स में ऑलरेडी डाल दी गई हैं। फिर भी देखते हैं, अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है कि वो मना करते हैं करने के लिए तो छोड़ देंगे। फिलहाल मैंने उसको नोट्स में ऐड कर दिया। अभी हम यही लेके चलेंगे कि हमें ये साल के लिए पढ़नी है। नाउ कम टू द सेकंड पेज। आपको मैंने पहले भी गाइड किया है कि जेएसआर में जो टीचिंग है वो बेसिकली टॉपिक वाइज है और एनसीईआरटी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जो मैंने आपको हाउ टू स्टडी की क्लास दी थी उसमें मैंने ये टॉपिक कवर किया था, लेकिन एक बार फिर से बहुत थोड़े से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस टॉपिक में बेसिकली एनसीईआरटी हमें ये समझा रही थी कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, आपको पता है कि सॉलिड्स में देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको पता है इन सॉलिड स्टेट एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, in liquid state atoms are loosely packed and in gaseous state there is no packing at all। एटम बिखरे हुए रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। और ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं? कौन बनता है सॉलिड, कौन बनता है लिक्विड, कब कोई चीज गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो एनसीईआरटी इसमें ये बात समझाती है कि जो हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है वो बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आपको याद है ये सिखाया था आपको। फर्स्ट वन इज इंफा विच इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंफा। अगर पार्टिकल्स के बीच में इंफा ज्यादा होगा तो पार्टिकल चिपक कर बैठेंगे, दैट विल क्रिएट द सॉलिड स्टेट। और अगर पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगी तो वो दूर दूर रहेंगे। अगर एटम्स के बीच में प्यार होगा तो चिपक कर बैठेंगे, और अगर एटम के बीच में लड़ाई होगी तो वो दूर दूर रहेंगे। तो बेसिकली पार्टिकल्स क्लोज पैकिंग तभी कर सकते हैं जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, जो कि होता है इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। सेकंड फैक्टर मैंने आपको समझाया था थर्मल एनर्जी। फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करने का जो सेकंड फैक्टर है दैट इज थर्मल एनर्जी विच इज हाई गर्मी। तो अगर गर्मी ज्यादा होगी तो एटम एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। आप देखते हो समर आती है, अभी गर्मियां बढ़नी शुरू हुई हैं। आप देखोगे जून जुलाई का महीना, एक्सट्रीम गर्मी, ह्यूमिडिटी, हम कहते हैं साइड हो जा, हवा आंदे। तो वी डोंट वांट पीपल टू गेट क्लोज टू अस। वहां पे गर्मी लगती है हमें, वी नीड गुड स्पेस, हमें आसपास जगह खाली चाहिए, हमें एसी चाहिए, ठंडक चाहिए। तो अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी हाई होगी मॉलिक्यूल्स की, गर्मी ज्यादा होगी उनके अंदर, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहेंगे, जिससे गैसियस स्टेट प्रमोट होती है। और अगर थर्मल एनर्जी कम होती है तो मॉलिक्यूल क्लोजली पैक करते हैं, जिससे सॉलिड स्टेट फेवर होती है। ये शिक्षा क्या मिली इससे हमें? अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सॉलिड स्टेट, अगर थर्मल एनर्जी कम होगी तो सॉलिड स्टेट। नीचे क्वेश्चन आ रहा है व्हाई लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड एज फ्लूइड। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था फ्लूइड का क्या मतलब है। फ्लूइड का मतलब है somebody which can flow, something which can flow, which can move। आपको याद है सॉलिड्स के अंदर क्लोज पैकिंग होती है, एटम्स को चलने की आजादी नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा था गैसियस स्टेट क्या है? पार्क में खेलते हुए बच्चे हैं, कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, बैट बॉल खेल रहे हैं, बॉल फेंकी, कहीं भी फेंक दी, फ्रीडम है, आजादी है, घूमने फिरने की आजादी है, दैट्स गैसियस स्टेट, चल सकते हैं। लिक्विड के अंदर भी मूवमेंट अलाउड है।
मैंने आपसे कहा था हवा में तूफान आते हैं, पानी में सुनामी आती है, लेकिन धरती में सिर्फ भूकंप आते हैं। सॉलिड स्टेट में सिर्फ एक चीज की आजादी है, वो है वाइब्रेशन। आपको याद है एटम जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं सिर्फ। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स को चलने की आजादी नहीं है, इसलिए उनको फ्लूइड नहीं कहा जा सकता। लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में पार्टिकल को चलने की आजादी है, सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज फ्लूइड। नेक्स्ट पेज नंबर 4 निकाल लें। जो आपको मैंने पहले भी कहा था, दिस इज द यूएसपी ऑफ जेएसआर। साथ साथ एनसीईआरटी करेंगे, कोई स्कैम नहीं चलाएंगे कि पहले चैप्टर सारा करा दो और आखिरी में बोलो ये लो बंडल एनसीईआरटी का पढ़ लेना। जो एनसीईआरटी है आज है, अभी है, इसी वक्त है। शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड? मैंने आपको ये सिखाया था उस दिन। रिजिडिटी का क्या मतलब है? रिजिड इज समबडी जो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। सॉलिड्स आर रिजिड, प्रेशर अप्लाई करने पे इनकी शेप चेंज नहीं होती, ये अपने में बदलाव करने को तैयार नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। टूट जाएगा लेकिन पतला नहीं होगा। सॉलिड पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। जब तक प्रेशर सह पाएगा सहेगा, उसके बाद टूट जाएगा। सो लिखा हुआ है व्हाई आर सॉलिड रिजिड। आंसर पढ़ें। पार्टिकल्स इन द सॉलिड हैव फिक्स पोजीशन। आपको याद है अगर आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ो तो उसमें ये कीवर्ड आते हैं, उस पैराग्राफ के ये कीवर्ड है जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो पहली बात एनसीईआरटी कहती है कि पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन। सेकेंड चीज एनसीईआरटी कहती है दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। सॉलिड में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये तीन बातें आ गई इसके अंदर। पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन है, ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं, दे कांट मूव, दे कांट चेंज देयर पोजीशन, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रांग अट्रैक्शन। प्यार बहुत है। सॉलिड्स के अंदर जो अट्रैक्शन है वो हमारे माँ बाप के साथ रिश्ते हैं, भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं, वो सॉलिड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में जो अट्रैक्शन है वो हमारी दोस्ती यारी है। एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक आपका स्कूल का दोस्त है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। एक कोई आपके बस में जाता है, स्कूल बस में, उसकी शक्ल आपको पहचानी दिखती है, दैट्स वंडरवॉल। तो आपने किसी को देखा, आपको लग रहा है तो मैं देखा हुआ लग रहा है, तू कौन से स्कूल में पढ़ता है? आपने कहा यार मैं एक्स स्कूल में पढ़ता हूं। उसने कहा यार मैं भी वहीं पढ़ता हूं। कमाल हो गया। दिस इज ए फ्रेंडशिप, एक काइंड ऑफ बॉन्ड बन गया। वीक अट्रैक्शन है, नाम भी नहीं पता आपको लेकिन कुछ सुना सुना सा लगता है, दैट इज कॉल्ड वैंडरवॉल। वीक अट्रैक्शन गैसेस में होती है। अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आप देखते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है, दैट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजनेबल अट्रैक्शन, लिक्विड स्टेट। एंड देन आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ते, आपके भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं, आगे जाके जब शादी हो जाएगी तो बीवी के साथ जो रिश्ता है, आपके जो आगे बच्चे हो जाएंगे, बच्चों से जो आपका रिश्ता है, दैट्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। वो हमें बांध के रखती है। आप सोचो कितनी कमाल बात है, कितने साल से एक घर में रह रहे हो। सोचो कई बार लड़ाई हुई, माँ बाप से मतभेद हुआ, मनभेद हुआ, फिर भी लौट के उसी घर में गए हो, क्योंकि एक इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जो किसी भी और चीज पे बहुत भारी है, सॉलिड स्टेट। सो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण जब प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, इसलिए कहते हैं ये रिजिड है, दे कैन नॉट चेंज देयर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। मैंने पहले भी आपसे कहा था रिजिडिटी और वॉल्यूम सेम में कोई फर्क थोड़ी है। बिकॉज सॉलिड्स आर रिजिड, दैट्स व्हाई ऑन अप्लाइंग प्रेशर यू कैन चेंज द वॉल्यूम। मैंने आपसे कहा था बैलून के अंदर आपने हवा भरी हुई है, आपने बैलून को प्रेस किया, बैलून यहां से एक्सपेंड कर गया। लिक्विड एंड गैसेस कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वक्त के साथ अपने आप को चेंज करने की काबिलियत है। प्रेशर यहां पड़ता है, मॉलिक्यूल यहां भाग जाते हैं। मैंने कहा था ये लिक्विड और गैसियस स्टेट आपके घर के छोटे बच्चे हैं, तिगड़मबाज। छोटे बच्चों में तिगड़मबाजी होती है, बड़ा बच्चा हमारा सीधा होता है मोस्टली, पर छोटा बच्चा हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वो हमेशा काम करने का तरीका अलग देखता है, उसके देखने का तरीका ही उसका अलग है। लिक्विड और गैसेस में तिगड़मबाजी है, यू अप्लाई प्रेशर है, विल मूव हियर। लेकिन सॉलिड स्टैच्यू, जहां बोल दिया वहीं खड़ा हुआ। सुबह की रात हो गई लेकिन वो वहां से हिला नहीं, ये है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में यू कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, गैप है नहीं। आप देख सकते हो यहां पे सॉलिड्स के अंदर एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सो ऑन अप्लाइंग प्रेशर नथिंग इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली। यहां पे काफी गैप था, इसीलिए मैं इसको कंप्रेस कर पाया, मैं प्रेशर अप्लाई करने पे इसका वॉल्यूम घटा पाया। सो ये था जी आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है एनसीईआरटी का टॉपिक 1.2
टॉपिक 1.1 आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। अगर आपको दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सएप करो, फोटो खींच के भेजो, मुझसे पूछो सर ये साइन का क्या मीनिंग है या इस चीज का क्या मीनिंग है। एनसीईआरटी पे मास्टरी हमारा मेन एम है और हमने उसको छोड़ना नहीं है। चाहे आप यहां पे आके प्रॉब्लम पूछ रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हो, चाहे मैं ऑनलाइन इंटरेक्शन करूंगा उससे पूछो, लेकिन प्रॉब्लम पूछो। प्रॉब्लम पूछनी बहुत जरूरी है और मुझे लगता है व्हाट्सएप इस सबसे आसान तरीका है। चाहे जो भी मीडियम हम और डालते रहेंगे, व्हाट्सएप से बढ़िया कुछ नहीं है। आप प्रॉब्लम पोस्ट करो, वॉइस नोट भेजो एंड आप देखोगे कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नाउ पेज नंबर 5 आपके सामने है, सामने रख लें। आज का सेकंड टॉपिक है एनसीईआरटी का 1.2 अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड दो प्रकार के। पहली बात तो यह स्पष्ट हो गई है कि इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, लेकिन क्लोज पैकिंग में भी एक फर्क है। वो फर्क आप यहां महसूस करो। ये पेज भी खाली है। आई वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम। आप देखो, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, जस्ट फील इट, ट्राई टू हैव ए फील। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो बहुत परफेक्ट तो नहीं बनाते, लेकिन काम चल जाएगा। भावनाएं समझ लो। ये दो डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। आप महसूस करो इन दोनों में ही क्लोज पैकिंग है, पार्टिकल चिपक कर बैठे हैं। लेकिन जब आप इनको देखते हो तो आपको एक फील आएगी। आप बोलोगे सर इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो ज्यादा यूनिफॉर्मली पैक्ड है। आप देखो, आंखों को अच्छा लगेगा, सिमेट्री है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों में गैप काफी छूट गया, इन दोनों में आप देखो गैप कम छूट गया। एक प्रकार की रैंडमाइजेशन है। क्लोज पैकिंग दोनों में ही। और हमने आपसे यही कहा था कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। वो बात तो सही हो गई। क्लोज पैकिंग तो यहां भी है, क्लोज पैकिंग यहां भी है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है? फर्क यह आ रहा है कि इसके अंदर जो पैकिंग आ रही है वो यूनिफॉर्म है, इसमें जो पैकिंग आ रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और इसी बेसिस पे बनते हैं अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में एटम्स में जो पैकिंग होती है या पार्टिकल्स की जो पैकिंग होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ये दिखने में आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली पैक्ड। आपको देखने में सुंदर लगेंगे, देखते ही आपको लगेगा अच्छा लग रहा है यार। इनके बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हो, इनके फीचर्स, इनकी प्रॉपर्टीज। नाउ वी मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 6। पेज 6 अपने सामने रखें। व्हाट आर अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? लेट्स फोकस ऑन दैट और एक एक बात इसकी समझे, ध्यान से पढ़ें। तो लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सॉलिड इन विच एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट। मेन बात यही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे मिलिट्री की परेड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे 26 जनवरी की परेड, जिसमें आप देखते हो कि आर्मी हमारी यूनिफॉर्म में और सबकी शक्लें एक जैसी दिखती हैं, सब जब हाथ भी हिलाते हैं तो एक जैसे उठते हैं। आपको वो रिदम, वो सिमेट्री देखने में बड़ा अच्छा लगता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम डायग्राम बहुत अच्छे नहीं बना पाएंगे, यहां पे समझाने के में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन आपको बात समझ में आ रही है। यू कैन सी दिस डायग्राम, एटम्स आर यूनिफॉर्मली पैक्ड, एक के नीचे एक एटम है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है? सॉलिड इन विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। चर्चा का विषय है ये तीन शब्द क्यों, ये तीन शब्द क्यों दिए जा रहे हैं, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। बात को समझें। अगर आप डायमंड की बात करोगे तो कार्बन एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। करें विचार, डायमंड भी सॉलिड है, कार्बन एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर आप नमक की बात करोगे तो आयंस आर क्लोजली पैक्ड। और अगर आप बर्फ की बात करोगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसीलिए ये तीन शब्द। और अगर आपको ये तीन शब्द यूज नहीं करने, एक सिंगल शब्द यूज करना है, तो अभी के अभी बॉक्स में लो इन तीनों को और बॉक्स में लेके लिखो पार्टिकल्स। आप इनकी जगह पे एक सिंगल वर्ड लिख सकते हो, वो है पार्टिकल्स। तो दोबारा पढ़ें। क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, सॉलिड्स इन विच एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल, जिसका भी वो सॉलिड बना हुआ है, जिसको मैं कह रहा हूं यू कैन कॉल द पार्टिकल्स, हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। Second point, they have a long range order, that is regular arrangement of particle repeat itself to whole crystal. Long range order क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। जेएसआर में आप आते हो, हम आपको सिखाते हैं, या अभी आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो,
मैंने एक बात रखी आपसे हाउ टू स्टडी में, क्या कि एनसीईआरटी रजिस्टर बनाना है। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मेरे पैकेज में ही है, बस जब क्लास खत्म हो जाए एक रजिस्टर बना लिया और सारे एनसीईआरटी क्वेश्चनों के आंसर उस पर नोट कर लिए। अब कुछ बच्चे ये एक हफ्ते तक करने वाले हैं, कुछ बच्चे ये सिर्फ एक महीने तक करने वाले हैं। 2 महीने के बाद एक दिन आपको ख्याल आएगा, कहते हैं ये सर ने क्या बोला हुआ है, इसकी जरूरत ही क्या है, कोई कुंजी ले लेते हैं उसमें आंसर सारे मिल जाते हैं, ये सर के आंसर लिखे तो है यहीं से पढ़ लेंगे। पर वो बच्चा जो दिसंबर के एंड तक, जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता, अगर वो रोज बिना थके, बिना ये दिमाग लगाए अपना चुल वाला, क्योंकि आपके दिमाग में चुल पैदा होती है, आप विरोधी नेचर के हो एक्चुअली, आपको लगता है कि बस आलस ढूंढूं, ब्रेन समझा देता है, ब्रेन चला के, ब्रेन कहता है छोड़ दे कोई फायदा नहीं है, ये तो सर ने बुक बताई है उसके अंदर भी है, इसके आंसर तो इस किताब में भी दे रखे हैं, इसके आंसर तो उस किताब में भी दे रखे हैं, अरे एनसीईआरटी के आंसर तो सब जगह ही है, लेकिन बात तेरे हाथ से लिखवाने की थी यार। वो बच्चा जो दिसंबर तक ये काम करता रहेगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बात पकड़ ली, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मिलिट्री की किसी परेड में आप देखना, किसी सेना को सजे हुए देखना, दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, एटम्स आर यूनिफॉर्मली पैक्ड, इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दूर दूर तक पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली पैक्ड। इसका एग्जांपल्स हैं क्वार्ट्स, NaCl और क्वार्ट्स। आज मेरा बहुत ज्यादा फोकस एग्जांपल पे नहीं है, आज मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल याद करना, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रकार है जो हमें नेक्स्ट क्लास में करने हैं, तब आप एग्जांपल ज्यादा समझ जाओगे। अभी के लिए जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे, मैंने आपसे कहा था आइस, इट्स एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने आपसे कहा था नमक, एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनसीईआरटी में क्वार्ट्स का डायग्राम बना हुआ है, प्लीज ये डायग्राम देखें, थोड़ा मैं एक्सपेंड कर देता हूं, ये देखें। और पहली चीज को ये समझना, इसमें 2 गोले हैं, ये स्पष्ट कर लो। ये जो छोटा वाला एटम है आप देख रहे हो, ये जो छोटा वाला एटम है ये सिलिकॉन का, और ये जो बड़ा वाला एटम आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन का है। और जो पहली बार आप डायग्राम देखते हो, पहली चीज समझना, आंखों को अच्छा लग रहा है कि लग रहा है, सच बता दे, सच बोल दे, प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, जो चीज दिखने में सुंदर लगे, अच्छी लगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब पैकिंग यूनिफॉर्म हुई है। मैंने यहां लिखा हुआ है गैप, आप गैप को देखें, सब जगह यूनिफॉर्म गैप। दिस इज द मेन फीचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि एटम्स जो भी उसके हैं, जैसे ये क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज बेसिकली मिट्टी हो गई, समझ ले, सिलिका हो गया, SiO2 उसी का प्रकार है। सिलिकॉन ऑक्सीजन का बना हुआ है, सिलिकॉन के एटम छोटे हैं, ऑक्सीजन के बड़े हैं। मेन बात क्या है, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली पैक्ड, ये समझें। अब आ रहा है जी अमॉर्फस सॉलिड। अब आ रहा है अमॉर्फस सॉलिड, यह आ गया आपका पेज नंबर 7, सामने रखें। फर्स्ट पॉइंट, एमॉर्फस। एमॉर्फस फॉर्म नहीं है, दैट्स कॉल्ड एज एमॉर्फस। पैटर्न नहीं है, बैठने का तरीका रैंडम है, यूनिफॉर्म पैकिंग नहीं है, फॉर्म नहीं है। एमॉर्फ, मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब फॉर्म होता है। इट हैज नो फॉर्म, फॉर्म से मतलब बेसिकली अरेंजमेंट से। सेकेंड पॉइंट मेन रहेगा, सॉलिड इन विच एटम, आयन या मॉलिक्यूल, मैंने बता दिया, चाहे आपका सॉलिड एटम्स का बना है, आयंस का बना है या मॉलिक्यूल्स का बना है, जो भी आपका पार्टिकल है, हैव ए इररेगुलर अरेंजमेंट, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। कुछ जगह एटम क्लोजली पैक्ड है, कुछ जगह एटम लूजली पैक्ड है, कहीं क्लोज पैकिंग है, कहीं गैप है, तो दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज ए इररेगुलर अरेंजमेंट, दैट वी कॉल्ड एज अमॉर्फस सॉलिड। आगे लिखा हुआ है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, व्हिच मींस पार्टिकल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। प्लीज ये लाइन मार्क कर लें, जेईई मेन और नीट के लिए ये लाइन बहुत जबरदस्त है। इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चनों में वो आपको उधेड़ेंगे इस लाइन पे, और ये लाइन समझने में कुछ बच्चे बहुत टाइम ले जाते हैं। दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर व्हिच मींस पार्टिकल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट ओनली फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, ओवरऑल अरेंजमेंट इज इरेगुलर। मैं आपको समझाता हूं अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, ध्यान से सोचें। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, जो याद करने के लिए हम बोलते हैं, ये कहते हैं जी इनमें पैकिंग नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है। इसका मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस तक, अगर मान लो आपका क्रिस्टल 1 किलोमीटर का है, इतना बड़ा क्रिस्टल कोई बना नहीं है, बस मानने में क्या जाता है अपना, मान ले एक क्रिस्टल 1 किलोमीटर का है, ये मान लीजिए कि एक क्रिस्टल 1 किलोमीटर लेंथ का है, उसका एरिया मान लो, बड़ा सा मान लो क्रिस्टल, उसमें क्या देखने को मिलेगा कि सिर्फ 1 मीटर,
1 किलोमीटर में सिर्फ 1 मीटर या 2 मीटर के में जो एटम बैठे हैं उनमें यूनिफॉर्म पैकिंग है। ये देखेंगे, ये डायग्राम देखा आपने? लुक एट दिस फर्स्ट 3 एटम्स। कैसा लग रहा है देखने में? कहता है सर अच्छा लग रहा है। इसका मतलब यहां पे यूनिफॉर्म पैकिंग है। और फिर क्या हुआ? फिर रैंडम पैकिंग होगी, देखो फिर से रैंडम पैकिंग हो गई। और फिर क्या हुआ? फिर यूनिफॉर्म पैकिंग है। फिर क्या आ गई? रैंडम पैकिंग आ गई। इसका मतलब इसमें भी एटम यूनिफॉर्मली पैक तो होते हैं, लेकिन ऐसे डिस्टेंस बहुत कम है, ऐसे क्रिस्टल्स छोटे छोटे बहुत कम है, बहुत छोटे से एरिया में एटम यूनिफॉर्मली पैक्ड है। ओवरऑल जब आप पिक्चर देखते हो आप कहते हो जी नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग। जैसे इस डायग्राम को देखें, ये क्वार्ट्ज ग्लास का स्ट्रक्चर है। पीछे जो आया था वो क्या था? क्वार्ट्ज। ये कौन है? क्वार्ट्ज ग्लास। दोनों में क्या फर्क है? क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्वार्ट्ज ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है। इसमें क्या हो रहा है? लुक एट दिस एरिया। ठीक लग रहा है यार, देखने में अच्छा लग रहा है। ये 3-4 एटम ठीक ठाक बैठे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो, लुक एट हियर, गैप बहुत बहुत ज्यादा है। देखो मैं इसको बढ़ा देता हूं, ये देखें, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। देख, लुक एट दिस। नाउ ये जो 3 एटम थे ये यूनिफॉर्मली पैक्ड है, एंड देन यू कैन सी इरेगुलर पैकिंग। ये लुक एट दिस गैप, लुक एट दिस गैप, लुक एट दिस गैप। गैप देखो, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कुछ समझ में नहीं आता, गैप देखो। गैप अगर इरेगुलर है इसका मतलब ओवरऑल पैकिंग इसमें नॉन यूनिफॉर्म। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दोनों में एक कॉमन बात है कि दोनों ही सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं। दोनों ही सिलिकॉन ऑक्सीजन के बने हुए हैं, क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। सिलिकॉन अगेन छोटा एटम, ऑक्सीजन वाला जो है आपका बड़ा एटम हो गया, आप देख सकते हो। क्वार्ट्ज में क्या था? एटम्स वर यूनिफॉर्मली पैक्ड, गैप्स वर यूनिफॉर्म। लेकिन आप देख रहे हो क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर क्या हो रहा है? जो कुछ जगहों पे गैप ज्यादा है, कुछ जगहों पे गैप कम है, इसका मतलब पैकिंग इज गोइंग नॉन यूनिफॉर्म। तो मेरा जो पूरा फोकस है वो इस बात पे है। थर्ड पॉइंट पे ध्यान लगाएं, दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे स्टिल हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ये समझ लें, ये दे स्टिल हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, लेकिन दैट अरेंजमेंट इज टू स्मॉल। एटम यूनिफॉर्मली पैक्ड है लेकिन इन ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ओवरऑल गड़बड़। और मैं कहता हूं ये बच्चे क्या हैं? जब जेएसआर में बच्चे आते थे तो मैं समझाता था भाई कैसे पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है, तो बच्चे पम्प्ड अप हो जाते थे कि बस आज तो एनर्जी भर दी सर ने, आज तो फोड़ दूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो जेएसआर से सीढ़ियां उतरते हैं, हमारी 10-15 सीढ़ियां ही हैं मुश्किल से, फर्स्ट फ्लोर पे जेएसआर, जैसे बच्चा उतरता है उसको उसका दोस्त मिल जाता है, और फिर से वही आईपीएल की बातें, कौन हारा कौन जीता, फिर से वही वेवरनेस की बातें। तो वो जो उसके दिमाग में एक ओरिएंटेशन आई थी, उसके दिमाग में जो हमने ऑर्डर सेटिंग की थी कि आज घर जाते ही तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हाथ से लिख ले, रिवीजन कर लो, टेस्ट की तैयारी कर लो, वो सारा उसके मन से घर पहुंचते पहुंचते निकल जाता है। इसका मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, थोड़ी देर के लिए ही ब्रेन ट्यून्ड अप होता है। लेकिन मैंने बताया एक काबिल बच्चा एक बार समझा दिया कि रजिस्टर एनसीईआरटी का बनाना है, उसने उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। एक बार कह दिया कि टेस्ट देना है तो देना है, बीमारी हारी में बच्चे टेस्ट देते हैं, फिर वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अमॉर्फस में ये कह रहे हैं यस दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कुछ दूरी तक एटम्स यूनिफॉर्मली पैक्ड है, लेकिन ओवरऑल जब आप लेंथ देखोगे क्रिस्टल की तो लॉट ऑफ डिसऑर्डर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आज आप याद करो, केवल 3 एग्जाम्पल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। ग्लास, रबर, प्लास्टिक इसके एग्जाम्पल है। ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास भी नाम दिया जा सकता है, रबर एंड प्लास्टिक, ये 3 इसके एग्जाम्पल है। तभी मैंने आपसे कहा था कि आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टुडे। आज सिर्फ अमॉर्फस करो बिकॉज वो कम है, अगली क्लास में हम एक क्रिस्टलाइन के प्रकार कर रहे हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8 है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यहां पे लिखे हुए हैं, ये सारे आगे एक्सप्लेन भी करे हुए हैं। ये एनसीईआरटी से मैंने कट पेस्ट किया, मैंने पहले भी कहा था जहां जो पॉसिबल होगा मैं एनसीईआरटी के पिक्स, एनसीईआरटी की चीजें, टेबल यूज करूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं एनसीईआरटी कैसे पढ़ाती है, कैसे चलती है। सो ये डायग्राम एनसीईआरटी से, ये पिक एनसीईआरटी की है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड में क्या फर्क है, पहले एक बार डिफरेंसेस यहां से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जो पैकेज में लिखी हुई है। तो फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, थोड़ा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, आपको और आसानी हो जाएगी स्क्रीन पे देखें।
हाँ ये देखें, तो फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है शेप। तो आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, दे हैव ए क्रेटेरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, और अमार्फस में हम पहली बात ये लेके चले हैं कि इनमें शेप कैसी है, इरेगुलर। मतलब वहां पे यूनिफॉर्म बैकिंग है, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म बैकिंग है, यहां पे प्रॉपर शेप है, वहां पे नहीं है। सेकंड आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, लिखा हुआ है मेल्ट एट शार्प एंड ए क्रेटेरिस्टिक टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये प्रैक्टिकल टेस्ट है। आपको मैंने दो सॉलिड दिए, मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि वो अमार्फस है या क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 900 डिग्री सेल्सियस, तो 900 डिग्री पे क्या होगा, 900 डिग्री पे जितना भी आपने वो सॉलिड लिया होगा वो सारा एक झटके में पिघल जाएगा। एक सिंगल टेम्परेचर पे ये मेल्ट करते हैं, ऐसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अमार्फस सॉलिड्स का क्या होता है, ये मेल्ट शुरू करते हैं होना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, खत्म करते हैं अलग टेम्परेचर पे। इनफैक्ट जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, दिस इज द बेस्ट टेस्ट टू चेक कौन अमार्फस है कौन क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट कहते हैं इसको। तो आपके पास मान लो एक अमार्फस सॉलिड है, जैसे ग्लास है, अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, मान लो 200 डिग्री पे वो पिघलना शुरू हुआ, पिघलना शुरू हुआ, इसका मतलब एक क्रिस्टल आपके पास था, कुछ हिस्सा पिघल गया, बाकी सॉलिडिफाई फॉर्म में, और हीट किया और हीट किया, 210 पे जाके वो पूरा पिघला, तो इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट रेंज आ गई। तो जो आपके अमार्फस सॉलिड है, दे हैव ए मेल्टिंग पॉइंट रेंज, लिखा हुआ है दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं, ये धीरे धीरे पिघलते हैं। थर्ड आ रहा है क्लीवेज। जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हो तो वो यूनिफॉर्म कट हो जाता है, बराबर बराबर भागों में कट हो जाएगा, प्लेन प्रॉपर्ली कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अमार्फस सॉलिड को काटो तो वो उबड़ खाबड़ कटता है। जैसे कभी आप घर में जो प्लास्टिक की बाल्टी है उसे चाकू से काटने की कोशिश करो, ऐसे एग्जांपल है। प्लास्टिक वैसे भी आपको पता है अमार्फस है, तो आप क्या देखोगे, आप काटने की सीधा काटने की कोशिश करोगे वो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। इसे कहते हैं कि उनका क्लीवेज प्लेन सेट नहीं है। When cut with a sharp edge tool, they cut in two pieces with irregular surface. तो इनमें जो सरफेस है जो कटने का वो स्मूथ है, और इनमें जो सरफेस है वो इरेगुलर है। हीट ऑफ फ्यूजन, यू नो व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? पिघलाने के लिए जो हीट चाहिए, पिघलाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो आपके अमार्फस सॉलिड है, इनके अंदर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दे हैव ए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहता हूं कि ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन है, इसको पिघलाने के लिए चाहिए 100 जूल ऑफ हीट, तो 100 जूल पे ही पिघलेगा। सेम वही मेल्टिंग पॉइंट वाली बात हो गई। इसमें क्या है कि वो इरेगुलर, इसमें क्या है कि इसकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। इसका मतलब इसको पिघलाने के लिए हमें वेरिएबल हीट चाहिए होगी। इसका मतलब ये पिघलना शुरू करेगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये पिघलना शुरू करेगा विद ए डिफरेंट हीट, और पूरा पिघलेगा विद डिफरेंट हीट। जैसे अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो पिघल रहा है 100 जूल ऑफ हीट पे, इनका क्या होगा, ये 100 जूल पे पिघलना शुरू करेगा, 120 जूल तक हीट देनी पड़ेगी पूरा मेल्ट कराने के लिए। देन वी हैव एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी, इस पे मैं लंबा लेक्चर दूंगा, अभी आपको वेट करें, हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम में कराऊं। नेक्स्ट आ रहा है नेचर। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स, ये सच्चे सॉलिड है। और जो अमार्फस सॉलिड है इनको बोलते हैं सूडो सॉलिड्स। ऐसा क्यों है? उसकी बड़ी वजह यह है कि जो आपके अमार्फस सॉलिड है उनमें कहीं ना कहीं आपके जो एटम्स हैं वो खिसक कर नीचे आ सकते हैं। अभी आपने देखा था कि जो आपके अमार्फस सॉलिड है इनके अंदर कहीं ना कहीं लूज टाइप ऑफ पैकिंग है, हल्की सी रैंडमनेस है पैकिंग के अंदर। सॉलिड तो है, नो डाउट, टच भी कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं गैप है। तो जो अमार्फस सॉलिड है उसको झूठा सॉलिड कहते हैं, सूडो। सूडो का तो नाम में ही झूठा है, लिखते पसूडो है, बोलते सूडो है। कहते हैं ये झूठा सॉलिड है। झूठा का बात का, झूठा इस बात का है ये कि इसमें जो एटम्स हैं वो खिसक खिसक कर नीचे आ सकते हैं, दे कैन मूव। और पहली चीज हम लोग कहते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स कांट मूव, इसमें मूवमेंट है। इसी मूवमेंट के कारण इनको झूठा सॉलिड कहा जाता है, या कभी कभी कहते हैं चल लिक्विड कहीं का। जैसे कई बार मजाक में कहते हैं गधा कहीं का, तो किसी को अगर हम मजाक में गधा कहते हैं, अरे गधा हो गया वो, पर तेरी हरकतें गधे जैसी। ऐसे ही यहां पे क्या कहते हैं, तेरी हरकतें लिक्विड जैसी। सो वी कॉल देम सुपर कूल्ड लिक्विड एज वेल। सब ये आगे भी आ रहा है, डोंट वरी। इसके अलावा क्रिस्टलाइन में लिखा हुआ है दे हैव ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। समझाया मैंने, दूर दूर तक जहां तक आपकी निगाहें जाएं एटम्स आर यूनिफॉर्मली पैक्ड।
लेकिन जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड है दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका मतलब है कि जो क्लोज पैकिंग है, जो यूनिफॉर्म पैकिंग है, वो केवल बहुत थोड़े से डिस्टेंस तक ही देखने को मिलती है। ओवरऑल लैटिस के अंदर बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है। नेक्स्ट पेज। इसी पे अब क्वेश्चंस आएंगे, इसी पे आपको अंडरस्टैंडिंग और देंगे। देखो स्टार्टिंग विद पेज नंबर 9। जस्ट मुझे एक 30 सेकंड का टाइम दो। हाँ जी। सो नेक्स्ट आ रहा है पेज नंबर 9, व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन। जो वहां पे आपने डिफरेंसेस देखे थे, अब भाई उनको एक एक करके सारा समझाएगा। आप चिंता मत करना, भाई आया सिखा के जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। हीट ऑफ फ्यूजन की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, चेक करें। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। आपके पास 1 मोल सॉलिड है, उसको पिघलाना चाहते हो, जितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड पार्ट है व्हाई क्वार्ट्ज हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी बोले, क्वार्ट्ज एक पर्टिकुलर हीट देने पे पिघल जाता है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड जैसे क्वार्ट्ज ग्लास की फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। 100 जूल पे पिघलना शुरू किया, 120 जूल तक पिघलता रहा, दैट्स कॉल्ड एज ए रेंज। तो क्वेश्चन कह रहा है सेकंड पार्ट, व्हाई क्वार्ट्ज हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन बट ग्लास डू नॉट। आंसर पढ़े। तो क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम इन द होल लैटिस, तो इसीलिए होल लैटिस मेल्ट एट ए सिंगल टेम्परेचर, सो दे हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। समझे। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिंपल डायग्राम आप देख सकते हो, एटम यूनिफॉर्मली पैक्ड है। ध्यान लगाओ, इन दो एटम में जो प्यार है वही इन दो एटम में, क्योंकि यूनिफॉर्म पैकिंग है। इन दोनों को अलग करने के लिए, याद करो, हमेशा प्रेमियों को अलग करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। आदि बॉलीवुड की मूवी इसी बात पे बेस होती है। पुराने जमाने में तो मूवी बनती इस बात पे थी, एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलन। व्हाट इज द काम ऑफ विलन? इन दोनों को अलग करना। जितना प्यार ज्यादा होगा उतना अलग करना मुश्किल होगा। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी एटम्स के बीच में, इनको अलग करने के लिए पिघलाना इज अलग करना, आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ग्लास इज ए अमॉर्फस सॉलिड, तो जो आपका अमॉर्फस सॉलिड है आपको पता है, इसमें कुछ जगह एटम यूनिफॉर्मली पैक्ड है, कुछ जगह गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। तो कुछ एटम के बीच में अट्रैक्शन 10 न्यूटन की है, कुछ एटम में अट्रैक्शन 5 न्यूटन की है। जिनमें अट्रैक्शन 10 न्यूटन की है उनको अलग करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जिनमें अट्रैक्शन कम है उनको अलग करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां पे वेरिएबिलिटी चलेगी जी, इनकी फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। एक पर्टिकुलर हीट अप्लाई करने पे ये नहीं पिघलेंगे। नेक्स्ट पेज, वाई ग्लास। नेक्स्ट पेज आ रहा है जिसका पेज नंबर नहीं डला हुआ, बट सानू की फर्क पैंदा है। आ जाओ जी। वाई ग्लास कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। अगर आप, जो मैंने आपको रास्ता दिखाया पढ़ाई का, जो रास्ता कहता है एनसीईआरटी पढ़ो, गीता है वो, मां है हमारी वो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में सब कुछ है। आज जितना भी टॉपिक मैं करा दूं, एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड करो, आपको ये लाइन मिलेगी एनसीईआरटी में। मैंने वहां से क्वेश्चन निकाल दिया, व्हाई ग्लास कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप। अक्सर जब हम लोग स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि ग्लास रॉड है आपके पास, ग्लास हॉलो ट्यूब है, उसको आपको बेंड करना है। तो आपके पास एक ग्लास की ट्यूब है, ये आपके पास एक ग्लास की ट्यूब है, बच्चा इसको हीट करता है ऐसे, और जब हम उसे हीट करते हैं साथ साथ बेंड करते रहते हैं, तो आप ग्लास ट्यूब को एक्चुअली आप बेंड कर सकते हो लाइक दिस। तो बेंडिंग इज पॉसिबल। तो हमारी जो हॉलो ग्लास ट्यूब है, वी कैन एक्चुअली बेंड इट, उसको हम बेंड कर सकते हैं।
ये बेंडिंग संभव क्यों हो पाई? उसकी वजह यह है क्योंकि ग्लास एक साथ नहीं पिघलता, एक झटके में नहीं पिघलता। हमने ग्लास को हीट किया, रॉड को हीट किया, वो हल्का सॉफ्ट हुआ। ये बात पकड़ लो, अमॉर्फस सॉलिड की ये बात बड़े काम की बात। एक सिंगल टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं करता, ये पहले सॉफ्ट होते हैं। इसका मतलब कुछ हिस्सा लैटिस का पिघल रहा है, एक सॉफ्टनेस ही क्रिएट हो रही है। उस सॉफ्टनेस का फायदा उठा के आप इसको बेंड कर सकते हो। विचार करो। सो बिकॉज इट इज अमॉर्फस सॉलिड, डू नॉट मेल्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर बिकॉज it becomes soft on heating and can be molded to different shape. Next question आ रहा है, what are the uses of amorphous solid? amorphous solid के क्या uses हैं? तो देखो, amorphous solid के एग्जाम्पल क्या थे? amorphous के एग्जाम्पल थे ग्लास, रबर, पॉलीमर, प्लास्टिक। तो ग्लास का इस्तेमाल क्या है? अब ये तो लिखोगे नहीं जी इसके चाय का ग्लास बनाएंगे। अरे केमिस्ट्री के बच्चे हो यार, लिखाओ। इनऑर्गेनिक ग्लासेस कैन बी यूज इन मेकिंग लेबोरेटरी वेयर। बोरोसिल का आपको पता है ग्लास आता है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब जिसकी बनती है। इसके अलावा रबड़, जो आपका रबड़ है, आपको पता है उसका यूज क्या लिख के आओगे? इट इज यूज इन मेकिंग टायर्स। ऑर्डिनरी बात है यार। प्लास्टिक इज यूज इन मेकिंग वेरियस आइटम ऑफ डेली यूज। बाल्टी, मग्गा, खिलौने, कुछ भी लिखा, मजेदार नहीं है। ये आता हुआ लगता नहीं है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके लिए, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है। सो इन सब यूजेस में अगर कुछ काम का यूज है तो वो ये है। इसको अच्छे से आप बॉक्स में ले लें, अंडरलाइन करो, बॉक्स में लो, लिखो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे जेएसआर में रिवाज है टीवाई लिखवाने का, कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है प्यारे, ध्यान लगा ले। दिस इज 10 ईयर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? अमॉर्फस सिलिकॉन का यूज बताएं। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, अमॉर्फस सिलिकॉन किस काम आता है? तो आपका जवाब है, इट इज यूज इन मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। संधि विच्छेद करें। फोटो का मतलब होता है लाइट, और वोल्ट का मतलब आपको समझ में आ ही गया, करंट से है। तो फोटोवोल्टिक सेल सोलर सेल टाइप चीज होगी। लाइट पड़ेगी सन की, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ रहे हो, बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो लाइट पड़ती है, बिजली पैदा होती है। तो अमॉर्फस सिलिकॉन, सिलिकॉन का एक प्रकार होता है एमॉर्फस सिलिकॉन। इट इज यूज इन मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। दे आर यूज इन मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल, विच मीन्स कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको रेड पेन के लिए बोला है मैंने कि रेड पेन लाना आपके लिए बहुत जरूरी है जब आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है अभी इस वक्त तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। वैसे भी जो बच्चे हमारे दूर बैठे हैं, एक बार समझा दिया हाउ टू स्टडी, बार बार रिपीट वही करता रहूंगा। भाई 2 पेन पकड़ ले, एक लाल और एक नीला। ये बात इंपॉर्टेंट थी, लाल से नोट कर लेना यार। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान लगाएं। नेक्स्ट वी हैव पेज नंबर 10 पे आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट डज आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी मींस? देखो, आइसोट्रोपी एनआइसोट्रोपी जो है, आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी जो है, ये एक बहुत ही टफ टॉपिक है, समझ में थोड़ा सा कम आता है। सलमान खान एक डायलॉग बोलता था ना कि समझ में कम आता हूं। वो डायलॉग भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में कम आता है लेकिन एग्जाम में आता है। ध्यान लगाएं। व्हाट आर आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज? और मैं पहले भी बोलूंगा, आपसे पहले जो बच्चे आए वो भी कहीं टूटा फूटा ज्ञान लेके, मैं इतना सिखा दूंगा आपको, मैं कोई डरा नहीं रहा कि ये टॉपिक बहुत टफ है। आई एम जस्ट सेइंग यू नीड मोर अटेंशन हियर, क्योंकि स्वाभाविक टेंडेंसी जो आपकी जवाब देने की उससे ये अलग है। थोड़ा सा इसके लिए हमें पैकिंग का ज्ञान होना चाहिए, जो भी नहीं है। बिट्स एंड पीसीज में इसको समझने की कोशिश करें। आज की क्लास का ये एचओटीएस टॉपिक है, ये बात भी आप स्पष्ट कर लो। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं बोर्ड में आते हुए देखते हैं। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको खुले मन से सिर्फ पहले ये समझते हैं क्या लिखा हुआ है। शुरू करें। क्वेश्चन है, व्हाट डज आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज मींस? तो लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड
आप चाहो तो मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं, वैसे आपके पास नोट्स है, कोई ऐसी मारामारी आपको है नहीं, फिर भी फॉर द बेनिफिट एक चीज है हमारे पास, तो लेट्स डू इट। ये लिखा हुआ थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ये देखें। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विच डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शंस आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो ये सॉलिड्स की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। और ये क्या है, लिखा हुआ है इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड। ध्यान लगाओ, ये जो तीन चीजें हैं, ये जो आइसोट्रोपिक बिहेवियर है, हम बता रहे हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसो का मतलब होता है सेम, ध्यान लगाएं, ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। आप भी ऐसे लिखो, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। तो सॉलिड्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सभी दिशाओं में सेम आती है। किस चीज की वैल्यू, कौन सी प्रॉपर्टीज आ रहे हैं उस पर, वो कह रहे हैं वो प्रॉपर्टीज हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। दोनों ही समझ में कम आते हैं बिकॉज अभी आपने फिजिक्स में उतना अच्छा पढ़ा नहीं हुआ। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ग्लास का, एयर का साइन आई बाय साइन आर के रेशो बोलते हैं, लेकिन वो होता है ना कि उतना स्वाद से भी पढ़ा नहीं है, बहुत टाइम हो गया। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है सॉलिड की जिनकी वैल्यूज रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आएगी इन ऑल डायरेक्शन, किसमें, अमॉर्फस सॉलिड में। और किसमें, देखो ध्यान लगाना, अमॉर्फस सॉलिड, गैसेस और लिक्विड। अमॉर्फस सॉलिड, गैसेस और लिक्विड, तीनों में ये कॉमन बात है, क्या, ये आइसोट्रोपी दिखाते हैं। वो क्या है, इनमें अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करो सभी दिशाओं में सेम आएगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे मैं भी जा नहीं रहा क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं है, तो मेरा आज का डिस्कशन केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक ही रहेगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेंगे तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दूंगा, तब तक आप ज्ञान ले जाओगे। अभी इस क्षण के लिए केवल अपना ध्यान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लगाएं, जो कि एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, जो कि एक प्रॉपर्टी है सबस्टेंस की। और हम कह रहे हैं इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू सेम अगर आए तो उसे आइसोट्रोपिक बिहेवियर कहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन दिखाते हैं, तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन दिखाते हैं, सॉलिड्स, कौन से वाले, अमॉर्फस। इसके अलावा गैसेस एंड लिक्विड, दे आल्सो शो आइसोट्रोपिक बिहेवियर। तो इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक, अभी के लिए केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ रहेगा, तू जहां भी चला जा, तू जिस दिशा में चला जा, प्रभु मेरे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सब दिशाओं में सेम। प्रभु सब दिशाओं में सेम है, उनकी कृपा सब जगह बरस रही है। वो नॉर्थ में भी है, वो ईस्ट में भी है, वो साउथ में भी है, वो वेस्ट में भी है। परमात्मा कण कण में है, कहते हैं ना कण कण में राम है। परमात्मा कण कण में, सब दिशाओं में बराबर बराबर। ऐसा नहीं उस दिशाओं में जाओगे तो परमात्मा मिलेगा, इस दिशा में जाओगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आएगी इन ऑल डायरेक्शन, चाहे वो अमॉर्फस सॉलिड में आप नाप रहे हो, चाहे आप किसी गैस में मेजर कर रहे हो, या आप किसी लिक्विड की मेजर कर रहे हो। इसी बात को हमने समझाया है। नीचे एक डायग्राम देखे आप, देखो जैसे आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस में जाता हूं तो ग्लास में एक ग्लास की स्लैब है मेरे पास, जैसे टिपिकल फिजिक्स में कराते हैं एक्सपेरिमेंट, दे यूज अ ग्लास स्लैब। तो अगर आप ग्लास स्लैब की बात कर रहे हो, यू गोइंग इन एक्स एक्सिस, वैल्यू इज 1.5, यू गोइंग इन वाई एक्सिस, सेम वैल्यू आ रही है, जेड में आएगा तो भी सेम आएगी। इसका मतलब ग्लास के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम रहती है, चाहे आप एक्स एक्सिस में जाओ, चाहे आप वाई में जाओ, चाहे आप जेड में जाओ। इसका मतलब ग्लास क्या शो कर रहा है, ग्लास शो कर रहा है आइसोट्रोपिक बिहेवियर। अब बात करते हैं ये एनआइसोट्रोपी क्या होती है, और फिर बात करते हैं ये कौन दिखाता है। एनआइसोट्रोपी क्या होती है और ये कौन दिखाता है, देखें। तो लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विच डिपेंड ऑन डायरेक्शन, कि अगर आप एक्स एक्सिस में
मेजर करो, वैल्यू तो अलग आ रही है, वाई एक्सिस में अलग आ रही है, जेड एक्सिस में वैल्यू अलग आ रही है। एन आइसोट्रोपिक नहीं है, आइसो सेम नहीं है इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सब दिशाओं में अलग अलग आती है, उन्हें कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। लिखा हुआ इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। देयर इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इस पे बात नहीं कर रहा, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मुद्दे की बात समझ, आपसे पहले जितने आए ये सीख गए, आप भी सीख जाओगे। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, अभी केवल टुकड़ों में बात कर रहा हूं, अभी केवल यह बात कर रहा हूं कि इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आइसोट्रोपिक क्या है और एनाइसोट्रोपिक है। तो अगर आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हो, सभी दिशाओं में सेम आता है, दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बिहेवियर। किसी भी गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी दिशाओं में सेम आएगा, किसी भी लिक्विड का, पानी ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब दिशाओं में सेम आएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर दिशा में सेम आए, दिस इज आइसोट्रोपिक बिहेवियर। और ये वैल्यू अगर हर दिशा में अलग अलग आए, दैट्स कॉल्ड एज एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है ये कि इनमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा गया तो हर दिशा में इसकी वैल्यू अलग आई। जैसे आपको समझाने के लिए, ये वैल्यू झूठी है, मुझे भी नहीं पता क्या वैल्यू है, ऐसी लिख दी बस मैंने, बात समझाने के लिए। कि मान लो एक्स एक्सिस में वैल्यू आ रही है 2.5, वाई एक्सिस में वैल्यू आ रही है 1.5, जेड एक्सिस में वैल्यू आ रही है 1.8। तो एन आइसो नहीं है सेम, क्या ट्रोपिक डायरेक्शन, सब दिशाओं में वैल्यू सेम नहीं आ रही। जो चीज समझ में नहीं आती देखो, वो केवल इतनी सी है कि अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक क्यों दिखाते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक क्यों दिखाते हैं, ये कल याद कर लेना। कम से कम ये तो याद करो कि अमॉर्फस सॉलिड शोज आइसोट्रोपी, क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज आइसोट्रोपी, और ये याद करो आइसोट्रोपी का क्या मतलब है, एनाइसो का क्या मतलब है। ये भी आपने याद कर लिया तो बात बन जाएगी। अब थोड़ी कोशिश करते हैं ये समझाने की कि आइसोट्रोपी क्या है और एनाइसोट्रोपी क्या है। तो एनाइसोट्रोपी को समझाने के लिए कि क्यों वैल्यूज अलग होती हैं, एक कोशिश कर रहा हूं। अगेन कोई गारंटी नहीं दे रहा कि मैं ये समझाऊंगा आप समझ जाओगे, दिस इज समथिंग विच विल, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। लेकिन फिर मैं बोलूंगा खुले मन से कोशिश करो और रीजन जानने की कोशिश करें। आल्दो मेरा अपना एक्सपीरियंस बोर्ड में कभी वाई पूछा नहीं है। बेसिकली हमारा काम इसमें चल जाएगा, आपको अगर ये याद हो गया ना, एक तो आइसोट्रोपी क्या होती है, एनाइसोट्रोपी क्या होती है, अमॉर्फस सॉलिड क्या दिखाते हैं, क्रिस्टलाइन क्या दिखाते हैं, जॉब डन, सीबीएसई होगी। लेकिन एक होता है ना चुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तो चुल पैदा करने के लिए और चलो कोशिश तो करें समझने की, इस डायग्राम को देखने की कोशिश करो। आपके नोट्स में भी ये डायग्राम बना हुआ है। आप क्या देखते हो कि जब आप एक एक्सिस में जा रहे हो, मैं अभी इसको अलग से ड्रॉ करता हूं अगर इट कैन बी सम हेल्प टू यू। देखें, एक बेंजीन जैसी रिंग है, हालांकि बेंजीन नहीं है, आपको बताइए, बस समझाने की है। देखें होता क्या है ना, ये डायग्राम हम बहुत अच्छे से बना नहीं पाते यहां पे, तभी आपको एक प्रिंटेड पिक्चर दे दी है कि आपको समझ में आ जाए। तीन लेयर, और मैं बोलूंगा कि अगर आप और अच्छा सीखना चाहते हो, आप एक पेज पे डायग्राम बनाने की प्रयास करो, इससे आप ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो आप देख रहे हैं एक रिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन जो समझाने की बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि अलग अलग एक्सिस में आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। देखो, जैसे एक बात समझने के लिए, आप इस एक्सिस में जाओ, ये देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो आप क्या महसूस कर रहे हो? आप ये महसूस कर रहे हो कि ये ऐसे रिंग में से कटता हुआ पैटर्न, देखो ये रिंग आ रही है, ये रिंग आ रही है, ये रिंग आ रही है, लुक एट दिस पैटर्न, आराम से देखो, ये पैटर्न की कहानी है। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, भूल ना जाना। कई बार ये पढ़ते पढ़ते बच्चे की आदत चली जाती है, पढ़ा क्या रहे थे यार। आपको कोशिश कर रहे हैं एक समझाने की
कि क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक हैं, क्यों अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं इस डायग्राम को देखो, जब आपने डायग्राम देखा तो आपको आंखों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा। जब चीज आंखों को अच्छी लगे तो क्रिस्टलाइन, इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें जब आप इस एक्सिस में जाते हो, एक्स एक्सिस में, तो रिंग्स का अरेंजमेंट अलग है, और जब आप वाई एक्सिस में जाते हो तो रिंग्स का अरेंजमेंट अलग है। ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये समझे, कोशिश करते रहे। देखो, ये लाइन जब पास हो रही है तो ये दो रिंग के बीच में से इस रिंग के बीच में, देखो ये दो रिंग के बॉर्डर को टच कर रही है, इस रिंग का और इस रिंग का, और ये इस रिंग के सेंटर से जा रही है, फिर दो रिंग के। तो आप देखो ये लाइन जब जा रही है, इस तरफ एक रिंग है, इस तरफ एक रिंग है, अब ये रिंग के बीच में से है, अब फिर इस तरफ एक रिंग है, इस तरफ एक रिंग है। इसका मतलब यहां पे पैटर्न अलग है, पैटर्न की बात हो रही है, पैटर्न, यहां पे पैटर्न अलग है और यहां पे पैटर्न अलग आ रहा है। ये देखो, ये जो एक्सिस पास हो रही है आपकी एक्स एक्सिस, ध्यान से देखें, ये सभी रिंग्स के सेंटर में से ही होती चली जा रही है। सबसे मुश्किल बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड में यह कहा जाता है कि यूनिफॉर्म पैकिंग होती है। उस यूनिफॉर्म पैकिंग की वजह से क्या होता है, एक्स एक्सिस में पैटर्न ऑफ पैकिंग अलग आता है, वाई एक्सिस में पैटर्न ऑफ पैकिंग अलग आता है। इस डायरेक्शन में चलोगे तो एटम्स के बैठने का तरीका अलग है, इस डायरेक्शन में चलोगे तो एटम्स के बैठने का तरीका अलग है। What your focus has to be only on the pattern। ये देखो, see that pattern of y axis is different from z axis और x axis, hence different values of refractive index देखने को मिलेगी, क्योंकि हर दिशा में एटम्स के बैठने का तरीका बदल रहा है। ऑल्दो यूनिफॉर्म पैकिंग है, पर यही बड़ी कंफ्यूजिंग चीज मैंने बोला आज समझ में नहीं आती एक बार में, कि अगर यूनिफॉर्म पैकिंग होती, आपके सामने जो हो रहा है कहीं छुपा नहीं हुआ, ये एक यूनिफॉर्म पैकिंग है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है आंखों को देखने में, लेकिन यहां से जब एक्सिस पास हो रही है तो वो सभी रिंग्स को बराबर बराबर काटती हुई जा रही है, लेकिन ये वाली जो एक्सिस जा रही है ये इन दो रिंग के बीच में से फिर टच करती हुई, फिर बीच में से, फिर बॉर्डर पे। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट। देखें, अगर मैं कुछ और बना सकता हूं तो एक कोशिश और करते हैं। मैंने आपसे कहा था ये टॉपिक थोड़ा सा प्रेशर देता है, एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन आपको एडवांटेज है, आप मिलने आ सकते हो, प्रॉब्लम पूछ सकते हो। प्लस क्या है कि ये तो हमेशा की ही दिक्कत है ये टॉपिक। ध्यान से देखें, अब ये एक डायग्राम बना, अब इस लाइन को देखो, अगर मैं इस लाइन पे जा रहा हूं, अगर मैं इस एक्सिस पे जा रहा हूं, तो ये लाइन कहां से गुजर रही है, इस एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर क्रॉस हो गया। अब अगर मैं वाई एक्सिस पे जाऊं, ध्यान से देखो, यही पिछले डायग्राम में दिखाया था, ये देखो, अब ये लाइन जो है ये इन दोनों के बीच में से जा रही है, फिर ये एटम को बीच में से काट रही है। तो इस एक्सिस में एटम्स का अरेंजमेंट अलग है, इस एक्सिस में एटम्स का अरेंजमेंट अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। अगर अरेंजमेंट बदल जाएगा, अगर अरेंजमेंट बदल जाएगा तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए समझा रहे हैं कि एनआइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी में क्या फर्क है। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स में यूनिफॉर्म पैकिंग होती है, पर उस यूनिफॉर्म पैकिंग में एक प्रॉब्लम आ रही है कि पैटर्न ऑफ पैकिंग, बैठने का तरीका एक्स एक्सिस में अलग है, वाई में अलग है। अब अगर आप बात करो अमॉर्फस सॉलिड की, अब ये पिक्चर जब आपने देखी तो पहला ख्याल क्या आया कि बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी पिक्चर है और जो आंखों को अच्छा ना लगे, दैट इज अमॉर्फस। इसमें आप देख रहे हो कई जगह रिंग बहुत बड़ी सी है, कहीं छोटी सी है, टूटी फूटी सी है। एक्स एक्सिस में जाओगे कोई पैटर्न नहीं बन रहा, वाई एक्सिस में जाओगे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। पैटर्न क्या है, दो एटम एक एटम, दो एटम एक एटम, दो एटम एक एटम, पैटर्न है। दो एटम, चार एटम, दो एटम, सात एटम, एक एटम, दो एटम, छह एटम, दिस इज नॉट ए पैटर्न।
इससे ज्यादा ना मैं समझा पाऊंगा ना तुम समझ पाओगे। बात समझ में ये आती है, अमार्फस सॉलिड में कोई पैटर्न नहीं है। तो एक्स एक्सिस में जो पैटर्न है वही वाई एक्सिस का पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है कि कोई पैटर्न ही नहीं है। जब यूनिफॉर्म पैकिंग होती है तो एक्स एक्सिस में एटम्स के बैठने का पैटर्न डिफरेंट होता है, वाई एक्सिस में एटम के बैठने का पैटर्न डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि गैसेस भी आइसोट्रोपी दिखाती है। अब आपको पता है गैसेस में एटम्स तो नॉन यूनिफॉर्मली पैक्ड होते हैं। देखो गैसेस में तो आपको पता है कि यहां भाग रहा है, एक वहां भाग रहा है, आग लगी भागो भागो भागो, इस टाइप का अरेंजमेंट है। अब अगर आप इस एक्सिस में जाओ तो देयर इज नो सच पैटर्न, और अगर आप इस एक्सिस में जाओ तो भी कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहा। देयर इज नो पैटर्न एक्चुअली। इस एक्सिस में जाओगे अगेन कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब क्या है कि दो एटम चिपक कर बैठे एक बीच में, फिर दो चिपक कर बैठे एक बीच में। मैं फिर कोशिश करूंगा, देखें मैं फिर कोशिश करता हूं, दोबारा प्रयास करते। ये लास्ट एफर्ट है जी, इसके अलावा नहीं करा पाऊंगा। ये रिंग का डायग्राम अब दोबारा एक बार फिर से खुले मन से समझने की कोशिश करते हैं। आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात हमने ये समझाई कि आंखों को देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ जी लग रहा है जी। इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिफॉर्म पैकिंग होती है, ऐसा कहते हैं। देखो, और ऐसा नहीं है कि ये आखिरी बार सिखा दिया। लाइव आऊंगा तो दोबारा बात कर सकते हैं, आप मिलने आओगे मुझसे प्रॉब्लम पूछने आओगे तो दोबारा बात कर सकते हैं। ये चर्चा चलती रहेगी। ये एक विवादित टॉपिक है, एक बच्चा एक बार में समझ नहीं पाता। लेकिन अभी ना एक और ब्यूटीफुल चीज होने वाली है, सॉलिड स्टेट में हम पैकिंग भी आपको सिखाएंगे, तब आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए जितना मैं कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू एब्जॉर्ब। मैं आपसे कह रहा था आप इस लाइन पे मेरे साथ चलो। अब बताओ ये लाइन कहां से पास हो रही है? आप बोलोगे सर ये रिंग है, इसके राइट में एक रिंग है, इसके लेफ्ट में एक रिंग है। ये आपका पैटर्न देखो, पैटर्न एक यहां रिंग है, एक यहां रिंग है। अब ये लाइन आगे बढ़ी, अब ये लाइन कहां से पास, थोड़ा मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। अब ये दो, अब एक रिंग के सेंटर में से पास हो रही है, फिर ये दो रिंग के बीच में से पास हो रही है। तो ध्यान से देखना, दो रिंग एक रिंग, दो रिंग एक रिंग, दिस इज अ पैटर्न। पर क्या ये पैटर्न इस दिशा में भी है? दिस इज व्हाट इज द गेम। ये देखो, क्या इस दिशा में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है? जवाब है नहीं। यहां पे एक अलग पैटर्न है। यहां पैटर्न क्या है? रिंग के सेंटर में से लाइन जाएगी, इस रिंग के भी सेंटर में से लाइन जाएगी। इसका मतलब अगर आप एक्स एक्सिस में चलते हो तो सिर्फ रिंग के सेंटर में से लाइन पास हो रही है। रिंग 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 रिंग, सेंटर सेंटर सेंटर, पैटर्न आ गया। इसमें क्या आ रहा है कि दो रिंग्स एक रिंग के बीच में, फिर दो रिंग के बीच में, फिर एक रिंग के बीच में, ऐसे लाइन पास हो रही है। तो एक्स एक्सिस में पैटर्न अलग है, वाई एक्सिस में पैटर्न अलग है। आइसोट्रोपिक बिहेवियर में सभी दिशाओं में पैटर्न सेम होना चाहिए। अब हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके अमार्फस सॉलिड है उनमें तो पैटर्न है ही नहीं। जो आपके अमार्फस सॉलिड है उनमें तो उबड़ खाबड़ पैकिंग है, कहीं पास, कहीं दूर, कहीं ऐसे, कहीं वैसे। देखो, नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग होने के कारण या लिक्विड हो गया आपका, कोई ऐसा हो गया, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये लाइन यहां से पास हो रही है, देखो एक्स एक्सिस, कोई पैटर्न नहीं है कि कोई, आप देखो कि कोई एक पैटर्न सा बन रहा हो, वो क्रिएट नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर आप यहां जाओ, अगेन देयर इज नो पैटर्न। दो के बीच में से, फिर एक के बीच में से, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। इसका मतलब ना इस एक्सिस में कोई एटम के बैठने का पैटर्न है, ना इस एक्सिस में कोई पैटर्न है। आइसोट्रोपिक बिहेवियर, हम कहते हैं सभी दिशाओं में पैकिंग पैटर्न सेम है। दोबारा सोचें, सभी दिशाओं में पैकिंग पैटर्न सेम है, और वो पैटर्न क्या है? नो पैटर्न। सो यहां नो पैटर्न इज ए पैटर्न ऐसे बोलते हैं इसको हम लोग। तो जो आपके अमार्फस सॉलिड हैं, जो आपके गैसेस हैं, जो आपके लिक्विड हैं, उनमें जो आपके पार्टिकल्स हैं उनमें नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग होने के कारण जिस दिशा में भी जाते हो उस दिशा में अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। सो देयर इज नो पैटर्न एट ऑल, देयर इज नो पैटर्न एट ऑल। व्हेन देयर इज नो पैटर्न
से सभी जगह पैटर्न सेम है एंड दैट पैटर्न इज नो पैटर्न। इसीलिए इनमें सभी दिशाओं में सेम वैल्यू देखने को मिलती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एटम के पैटर्न पे डिपेंड करती है। 2 1 2 1 2 1 पैटर्न है, 2 2 2 2 2 2 2 2 पैटर्न है, लेकिन 2 1 फिर 3 4 फिर 2 1 फिर 6 7, दिस इज नॉट ए पैटर्न एट ऑल। तो इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ लिक्विड, एटम्स के बैठने का तरीका बहुत बेढंगा सा है। कोई कहीं बैठा है, कोई कैसे बैठा है, किसी भी एक्सिस में कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता। सभी दिशाओं में एक जैसा पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है? कोई पैटर्न नहीं है, सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। एक प्रकार की सिमिलैरिटी क्रिएट हो गई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जैसी प्रॉपर्टी इस चीज पे डिपेंड करती है कि अगर तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न है तो इसकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन अगर सभी दिशाओं में पैटर्न सेम है तो वैल्यू सेम रहती है। इससे ज्यादा बेटा मैं आपको ना सिखा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। फिर भी हमारी प्रॉब्लम क्लासेस का रास्ता खुला है, विल कीप ऑन टॉक अबाउट इट, बातें करते रहेंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राजू विजिटेड, पेज नंबर 12 पे, राजू विजिटेड हिज विलेज where his grandfather has 100-year-old haveli. He found that window glasses have become thick from the bottom. He was surprised to observe that, and he came back and asked his school teacher, madam, सवाल, madam, window glasses of old become thick from the bottom. ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारा ग्लास है उसमें ये हमारी एक बात देखने में आई है, एक बात नजर में आई है हमारे ग्लास में, कि अगर ग्लास बहुत पुराना हो गया, 100 साल 50 साल, तो कई बार ग्लास नीचे से थोड़ा मोटा और ऊपर से थोड़ा पतला हो जाता है। विंडो ग्लासेस बिकम थिक फ्रॉम द बॉटम, हल्के से ऊपर से पतले हो जाते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ ग्लास के पार्टिकल खिसक कर नीचे आ रहे हैं। जब आज डिफरेंसेस शुरू हुए थे तो वहां भी मैंने आपसे कहा था कि ग्लासेस को, अमॉर्फस सॉलिड को झूठे सॉलिड्स कहते हैं। सूडो मतलब झूठा, चल झूठा कहीं का, क्योंकि हमने ये बात रखी थी कि सॉलिड में तो पार्टिकल को मूव करने की आजादी नहीं है, सॉलिड में तो फ्लो ही नहीं होता, लेकिन एक्चुअली अमॉर्फस सॉलिड में एट सम माइक्रो लेवल एक्चुअली एटम खिसक रहे हैं। उसकी वजह थी, आपको याद होगा, कुछ जगह गैप ज्यादा था अमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में, और कुछ जगह गैप कम था। इसीलिए एटम कुछ जगह में जहां गैप होता है वहां से खिसक कर नीचे आ जाते हैं, जिस कारण से ग्रेविटी के प्रभाव के कारण वो थोड़ा सा नीचे मोटा हो जाएगा, ग्लास ऊपर पतला हो जाएगा। सवाल देखें, व्हाई विंडो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग बिकम थिक फ्रॉम द बॉटम? इसका आंसर लिखो, ड्यू टू लिखें जी, due to non-uniform packing of particles in amorphous solid, particles can flow down under action of gravity। तो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग है पार्टिकल्स के अंदर, जिस कारण से कुछ जगह गैप ज्यादा होंगे, कुछ जगह गैप कम होंगे, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं दे कैन फ्लो डाउन, खिसक कर नीचे आ सकते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जिससे वो नीचे से थोड़े मोटे और ऊपर से पतले हो जाएंगे। देखें, ये आपका अमॉर्फस सॉलिड है, मैंने बताया इनमें नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग है। तो ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या होगा कि कुछ एटम अब थोड़ा सा खिसक सकते हैं, बिकॉज ये गैप काफी है, यहां पे गैप काफी है, यहां गैप काफी है। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पार्टिकल्स कैन ट्रिकल डाउन, दे कैन फ्लो डाउन। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमॉर्फस सॉलिड में फ्लो नाम की प्रॉपर्टी है, जो लिक्विड में पाई जाती है, फ्लो वाली प्रॉपर्टी, वो अमॉर्फस सॉलिड में माइक्रो लेवल देखने को मिलती है। इसीलिए पुराने शीशे नीचे से थोड़े मोटे हो जाएंगे, ऊपर से पतले हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आज लगाया कल हो गया, ये भी समझ लो ध्यान से, कि कल शीशा लाए खिड़की पे लगाया, देखा अगले दिन नीचे से मोटा हो गया, ऐसे भी नहीं होता।
ऐसे भी नहीं होता, 50 साल 100 साल, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द ग्लास। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन कैन यू रिगार्ड ग्लास एज ट्रू सॉलिड। तो आप वो कह रहा है जब ये हरकतें दिखा रहा है, क्या इसके बेसिस पे आप इसको एक ट्रू सॉलिड मानोगे? कैन यू रिगार्ड ग्लास एज ए ट्रू सॉलिड? आंसर है नो, क्योंकि सॉलिड में तो हमने कहा था कि फ्लो डाउन की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, तो इसका फ्लो डाउन करना इज नॉट गुड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन कैन यू रिगार्ड ग्लास एज ए ट्रू सॉलिड? नो, it is regarded as pseudo solid as it can show property का नाम है फ्लो। ये फ्लो दिखा रहा है, प्रॉपर्टी फ्लूइड जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, which is feature of लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये जो फ्लो वाली प्रॉपर्टी है ये लिक्विड और गैसेस की है, और जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है उसकी ये हरकत ये दिखाती है कि ये सच्चा सॉलिड नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी आ रही है फ्लो की। तो ये फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है एक्चुअली। इसलिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप पीछे भी लिखा हुआ आया था, अगली क्लास में भी क्वेश्चन आएगा कि ग्लासेस को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ऐसा लगता है मान लो लिक्विड जम गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से इसकी आदत है लिक्विड। ये लिक्विड नहीं है, ग्लास लिक्विड थोड़ी होता है, बात समझो, कहावत है, मुहावरा है। ग्लास लिक्विड नहीं है, बट उसकी हरकतें लिक्विड जैसी दिख रही है हमें, इसलिए इसको सूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। इतना काफी है जी आज के लिए। आज की क्लास हम यहीं तक कराएंगे आपको। तो आज आपने सीखा है टिल पेज नंबर 12 तक मैंने आपको कराया है। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन भी अमॉर्फस सॉलिड वगैरह के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं, प्लस मैं पहले आपको अगली क्लास में अब 11th का बैकअप भी दूंगा ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर सकें। यह आपकी आज की पहली क्लास थी। आज की क्लास में आपने ये सीखा है कि जो आपके सॉलिड्स हैं वो दो प्रकार के हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस में नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग है, क्रिस्टलाइन में यूनिफॉर्म पैकिंग है। और मैं इसी बहाने आपको एक बार ये रिवाइज भी करा देता हूँ ये डिफरेंसेस, ताकि आपके पास एक दोबारा से एक इमेज बन जाएगी। हाँ, आप चाहो तो ये पेज नंबर 8 अपने सामने रख लो। बिफोर लिविंग लेट्स रिवाइज इट अगेन। तो अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो डिफरेंसेस थे, पहला था शेप, कि अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है जो यूनिफॉर्म पैकिंग से क्रिएट होती है, और जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड है उनमें इररेगुलर शेप होती है। एट द सेम टाइम मेल्टिंग पॉइंट पे बात हो गई, आपको क्लियर हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, एक ही टेम्परेचर पे ये पूरा क्रिस्टल मेल्ट कर जाएगा। अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात आई है कि हम कहते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर फिक्स क्लीवेज प्लेन है। अगर आप क्लीवेज प्रॉपर्टी का डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ये देखो, ये आपने काटा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को, समझने के लिए बता रहे हैं ऐसे। आप देखोगे कि इसका जो क्लीवेज प्लेन होगा वो स्मूथ होगा। ये दोनों आप देख रहे हो स्मूथ प्लेन है। लेकिन अगर आप एक अमॉर्फस सॉलिड को काट रहे हो, देखें, मान लो आपके पास एक अमॉर्फस सॉलिड है, डायग्राम बनाना होगा आपको। ये अगर आप इसको काटो, काफी जगह इस पेज पे वहीं बना लो, तो ये ना ऊबड़ खाबड़ कटेगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लो। ये देखो, इसलिए कहते हैं कि जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका फिक्स क्लीवेज प्लेन है, और जब वो कटेगा तो स्मूथ सरफेस रहेगा, और जब हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड कटेगा तो ये उबड़ खाबड़ कटेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड में कुछ जगह एटम में अट्रैक्शन ज्यादा है, कुछ जगह कम है। आप कभी घर में आई हुई दरारों को देखो, डायग्राम बनाते रहो, आप घर में आई हुई दरारों को देखो, क्या दरारें डिजाइनदार होती है कि कोई मेहमान आया कह रहा है यार क्या पैटर्न, क्या शानदार काम कराया दीवार पे आपने? नहीं, हमेशा दरारें उबड़ खाबड़ आती है। बोलो क्यों? क्योंकि कुछ जगह जहां पे बाइंडिंग कम है वहां पे दरार आएगी, वहां पे पार्टिकल बिखर जाएंगे, और जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे नहीं बिखरेंगे। सो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग जहां पे होती है वहां पे इस प्रकार से उबड़ खाबड़ प्लेन में करता है। कभी आप ग्लास को पत्थर मारो, या कभी आप देखते हो शीशे का ग्लास क्रैक कर जाता है गर्म चाय डालने पे, आप देखते हो वो भी दरार उबड़ खाबड़ आती है। तो जो उनका नेचुरल क्लीवेज प्लेन है वो फिक्स नहीं है,
वो इरेगुलर प्लेन है। उसकी वजह है कुछ जगह अट्रैक्शन ज्यादा है, कुछ जगह अट्रैक्शन कम है। हीट ऑफ फ्यूजन एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक फिक्स हीट चाहिए होगी पिघलाने के लिए, अमॉर्फस में वेरिएबल चलेगी। एनआइसोट्रोपी पे काफी कोशिश करी समझाने की, मुझे मालूम है ये एक बार में समझ में नहीं आता, मैं फिर कभी दोबारा समझा दूंगा। एक बार मैं पैकिंग पैटर्न आपको सिखा दूं जो सॉलिड्स चैप्टर में ही है, मैं तब ये दोबारा सिखा दूंगा। अभी के लिए आज कम से कम ये याद कर लो आइसोट्रोपी का क्या मतलब है। अगर इफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आए इन ऑल डायरेक्शन, एनआइसोट्रोपी का क्या मतलब है, इफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसी में अगर हर दिशा में अलग अलग है। सेकंड बात आज क्या याद करके जाओगे, अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक बिहेवियर दिखाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाते हैं एनआइसोट्रोपिक। उसके बाद जो मैंने आपको एक समझाया 15-20 मिनट में, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, उसमें ये समझाने की कोशिश करिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपी इसलिए होती है क्योंकि सभी दिशाओं में पैकिंग पैटर्न सेम है, और वो क्या है, वो कुछ भी नहीं, सभी दिशाओं में रैंडम पैकिंग है। देयर इज नो पैटर्न इन एनी डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड यहां जाओ वहां जाओ एक जैसा ही पैटर्न है, एंड दैट इज नो पैटर्न। यही लाइन मिलेगी सुनने को आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिफॉर्म पैकिंग होती है। एक्स एक्सिस में चलते हो तो एटम के बैठने का तरीका अलग है, वाई एक्सिस में तरीका अलग है। यूनिफॉर्म पैकिंग में ऐसा होता है, आपके सामने होकर दिखाया, लेकिन विश्वास नहीं होता। तो उसको अगर छोड़ भी दे, कम से कम इतना भी याद कर लें कि कौन आइसोट्रोपिक है, ये भी काम चल जाएगा। नेचर क्लियर है आपको। इन्हें कहते हैं ट्रू सॉलिड्स, इनको कहते हैं सूडो सॉलिड्स। क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स फ्लो डाउन नहीं कर सकते, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में खिसक कर नीचे आ सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें लिक्विड जैसे गुण हैं, इसीलिए इनको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी पुकारते हैं, कंपैरिजन करने के लिए। फिर मैंने आपको सिखाया इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाए एटम्स आर यूनिफॉर्मली पैक्ड। इनमें क्या है, कुछ एटम यूनिफॉर्मली पैक्ड होंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग शुरू हो जाएगी, फिर कुछ एटम यूनिफॉर्मली पैक्ड होंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग शुरू हो जाएगी। तो इनके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तो इन पे आप ध्यान लगाना। एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने आज क्लास में हो गए हैं, आज एनसीईआरटी क्वेश्चन हुए भी हैं क्लास में, बस स्टार्टिंग में हुए थे, पेज नंबर 4 पे था ना, सॉलिड्स आर रिजिड एंड दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम। इसके अलावा अब तक आपने आज कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं किया, अगली बार काफी एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आएंगे। आज से इतना काफी है। अभी क्योंकि क्लासेस शुरू हुई हैं तो मैं फिक्स डेज नहीं कर रहा कि मैं वीडियोस कब डालूंगा। अभी वैसे मेरी कोशिश यही है कि आज ट्यूसडे डाल दिए, फिर वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे मैं वीडियोस डालूं। अभी के लिए इतना काफी है। आप चैट पढ़ते रहना, चैट में सब कुछ आ जाएगा कि हम कैसे वीडियोस अपने अपलोड कर रहे हैं, कब वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक हफ्ता दे दो, उसके बाद एक फिक्स डेज कर देंगे, आपके पैटर्न सेट कर देंगे। इन द मीन टाइम आप वेबसाइट की ट्रेनिंग ले लो। फिलहाल ये वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है, फ्री फॉर ऑल, कोई भी देख सकता है, आप भी आराम से देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ढीले होकर बैठ जाओ। हमारी ऐप यूज करना सीख लो, हमारी वेबसाइट यूज करना सीख लो। एक हफ्ते के बाद से कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डलेगी। ये सिर्फ पहली 3-4 क्लासेस है जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, जब तक कि आप वेबसाइट का सिस्टम में ट्रेन नहीं हो जाते। अगर अब तक आपके पास जेएसआर के नोट्स नहीं आए हैं तो आज ही जेएसआर के नोट्स आप ले लो, इंस्टीट्यूट आके ले लो। अगर आप दूर रहते हो तो कोरियर करवा देंगे। कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप करो, मैं आपके साथ हूं। इतना काफी आज के लिए। ओके बाय।